देखो इस लेक्चर में लास्ट की बातें होंगी। अभी तक हम डाइजेशन कर चुके हैं, हम एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं, हम ईजेशन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं हम। अभी क्या रह गया है, थोड़ी सी बातें, लास्ट की बातें जो एनसीईआरटी के बैक पेजेस में दी हुई है। अभी फ्रंट में भी नहीं दी हुई थी, बैक में दी हुई है, पर दी हुई है तो हमें समझना है। पहली बात, एनसीईआरटी हमें बता रही है कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है। ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 ग्राम सब्सटेंस लो, कोई भी सब्सटेंस लो, उसे पूरी तरीके से बर्न कर दो, कर दिया, उसमें से एनर्जी निकलेगी, बेसिकली हीट एनर्जी निकलेगी। हीट एनर्जी इसलिए बोल रही हूं बिकॉज हीट एनर्जी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज। उसमें से जितनी हीट एनर्जी निकलेगी वो उस सब्सटेंस की कैलोरिफिक वैल्यू है। क्या बोला मैंने अभी? 1 ग्राम सब्सटेंस लो, कंप्लीटली बर्न कर दो उसको, उसमें से जो हीट निकलेगी, हीट की यूनिट क्या है? कैलोरी और जूल। जितनी हीट निकलेगी वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू है। मतलब कि प्रोटीन की कैलोरिफिक वैल्यू अलग होगी, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिफिक वैल्यू अलग होगी, है ना। 1 ग्राम प्रोटीन जलाओगे तो अलग हीट निकलेगी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाओगे तो अलग हीट निकलेगी, 1 ग्राम लिपिड जलाओगे तो अलग हीट निकलेगी। समझ में आई? कैलोरिफिक वैल्यू इज 1 ग्राम सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न कर दो, जो उससे हीट एनर्जी निकलेगी, बेसिकली हीट भी तो फॉर्म है ना एनर्जी का, वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू है। समझ में आ गई? अब मैं कहती हूं तो मतलब प्रोटीन की कुछ कैलोरिफिक वैल्यू होगी, कार्बोहाइड्रेट लिपिड की कुछ कैलोरिफिक वैल्यू है, वो हमें लर्न करनी है, ठीक है। अगर मैं कहती हूं 1 कैलोरी हीट कितनी होती है? अगर मुझे 1 ग्राम वाटर ले लूं मैं, मतलब मैं बताना चाहती हूं 1 कैलोरी एनर्जी कितनी एनर्जी होती है। अगर मैं 1 ग्राम वाटर ले लूं, उसको 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दूं, इतनी हीट जो मुझे देनी पड़ेगी वो 1 कैलोरी हीट है। 1 कैलोरी कितनी होती है? 1 ग्राम वाटर लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो, इसको जितनी हीट देनी पड़ेगी 1 कैलोरी हीट है। 1 किलो कैलोरी कितनी हीट होती है? 1 केजी वाटर लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो, जितनी हीट देनी पड़ेगी 1 किलो कैलोरी हीट है। समझ में आया मैंने क्या कहा है? देखो ये नोट डाउन करो, फिर दोबारा समझाती हूं, स्क्रीनशॉट लो। डन? अभी सुनो क्या बताया मैंने अभी तक। शांत हो जाओ। क्या बताया मैंने अभी तक? केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा सुनो। हमें इस टॉपिक में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड की कैलोरिफिक वैल्यूज कंपेयर करनी है, इसीलिए ये बातें बता रही हूं। मतलब कि प्रोटीन ज्यादा एनर्जी देता है या लिपिड ज्यादा एनर्जी देता है या फैट ज्यादा एनर्जी देता है, इनमें से ज्यादा एनर्जी कौन देता है, क्योंकि बॉडी में भी तो ये बर्न ही हो रहे हैं ना तीनों चीजें, ठीक है। तो ये तीनों चीजें में से ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में कौन देता है बर्न होके, ये टॉपिक पढ़ने के लिए मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ा रही हूं। समझ में आई? कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम सब्सटेंस जब पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा तो वो कितनी हीट देगा। इतनी कैलोरी हीट दे दी, ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा, इतनी कैलोरी हीट दे दी। 1 कैलोरी कितना होता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए तुम लोगों को बता रही हूं। 1 कैलोरी में कितना होता है? अगर तुम 1 ग्राम पानी लो, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो उसमें जितनी हीट देनी पड़ेगी वो 1 कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी कितनी है? 1 किलोग्राम पानी ले लो, उसको टेम्परेचर तुम्हें 1 डिग्री से बढ़ाना है तो तुम कितनी हीट दोगे? वो 1 किलो कैलोरी है। समझ में आ गया? तो ये तो कैलोरी और किलो कैलोरी की बात थी कि ये होती कितनी हीट है। कैलोरिफिक वैल्यू समझ में आ गया क्या है? कैलोरी किलो कैलोरी नहीं भी लर्न करो, कितनी हीट होती है 1 ग्राम, कुछ मत भी करो, ये याद रहेगा 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने से जितनी हीट निकल रही है वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू है। डन? बस ये याद कर लो, ये नीचे वाला छोड़ दो, लाओ मिटा दो।
अब क्या है मेन बात, क्या है इस टॉपिक में, मुझे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और लिपिड की कैलोरीफिक वैल्यूज याद करनी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुई है। दो प्रकार की कैलोरीफिक वैल्यूज होती हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? मैंने एक कार्बोहाइड्रेट लिया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया। देखो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए 1 ग्राम ही बर्न करना पड़ेगा, ये बात तुम लोगों को पता है, ये बात तो पता है ना। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करना पड़ेगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी वो कैलोरीफिक वैल्यू है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को लो, उसको एक एपरेटस में डालो जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ नहीं है, एक डब्बा है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, तो ये कंप्लीटली बर्न कर देगा इस कार्बोहाइड्रेट को जो मैंने अंदर डाला है। कुछ नहीं है, एक एपरेटस है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है पूरा जलाने के लिए। उससे जितनी एनर्जी निकलती है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, प्रोटीन की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और लिपिड की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। अलग कलर से लिख लेते हैं। 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम। कुछ भी नहीं किया है। 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करने से जितनी एनर्जी निकलेगी वो एक कैलोरीफिक वैल्यू है उस सब्सटेंस की। अगर मैं एक कार्बोहाइड्रेट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल दूं तो इतनी हीट निकलेगी, प्रोटीन को डाल दूं तो इतनी निकलेगी, लिपिड को डाल दूं तो इतनी निकलेगी। दैट मीन्स सबसे ज्यादा एनर्जी लिपिड प्रोड्यूस कर रहा है और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो इनकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू थी, मैंने एक डब्बे में लिया, उनको जला दिया वहां पे, तब इतनी एनर्जी निकली है। फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बॉडी में ये कितनी एनर्जी देते हैं। अब देखो बॉडी की कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अलग है ना, एक डब्बे में कंडीशंस अलग हैं, बॉडी में कंडीशन अलग है। तो बॉडी में ये जितनी एनर्जी देंगे बेटा वो इनकी फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू है, वो लर्न करनी आसान है। 4, 4, 9 किलो कैल पर ग्राम, किलो कैल पर ग्राम, किलो कैल पर ग्राम। ये इजी है लर्न करनी। यहां पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेम दे रहा है, लिपिड बहुत ज्यादा दे रहा है। इसे नोट डाउन कर लो बेटा प्लीज। चलो फिर आगे चलते हैं। बस कैलोरीफिक वैल्यू वाला टॉपिक खत्म है यहां पे। डन। कुछ नहीं था, 1 ग्राम सब्सटेंस को जलाओ, कितनी एनर्जी निकलेगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। ये इसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है बॉम्ब कैलोरीमीटर वाली, ये इसकी फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू है, बॉडी में कितनी एनर्जी देगा, बस कुछ नहीं। इतने से टॉपिक है, आगे चले। अगला टॉपिक हमको करना है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। देखो अभी जो हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे, अभी से इससे जस्ट पिछली वाली क्लास में, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वो एक अलग डिसऑर्डर्स थे। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके डिसऑर्डर्स हैं। ये डिसऑर्डर्स तुम्हें खाने पीने को सही से नहीं मिल रहा है,
ठीक है, उसके डिसऑर्डर्स हैं। फर्क समझ रहे हो? वो डिसऑर्डर तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ दिक्कत था, कुछ खराब हो गया है, मशीनरी टूट फूट गई है, कुछ हो गया है, उसके डिसऑर्डर्स हैं। ये डिसऑर्डर्स तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, देयर इज सम लैक इन योर फूड, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग दीज डिसऑर्डर्स। इनको PEM भी बोलते हैं शॉर्ट में, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक, बच्चे की ये हालत हो जाती है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है प्लस एनर्जी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, सोर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या मतलब बना इसका? ना तो तुम बच्चे को प्रोटीन दे रहे हो, ना तुम उसको एनर्जी सोर्स दे रहे हो। एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है? एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है बताओ जरा? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। इस कंडीशन में ना तो बच्चे को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना बच्चे को लिपिड मिल रहा है, ना बच्चे को प्रोटीन मिल रहा है, तो ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी हो गई। ये बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर है, और उससे भी ज्यादा इसलिए खतरनाक है क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को ये अपना शिकार बनाता है। जैसे एक बच्चा है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही मदर प्रेग्नेंट हो गई दोबारा से, ठीक है, और मदर अब उस बच्चे को फीड नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, तो उसका मिल्क छूट गया, मदर्स मिल्क छूट गया, और उनके घर में और भी कोई चीज नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। तो ना तो उसे चावल रोटी दाल मिल रहा है, ना उसे मिल्क मिल रहा है, जो उसका प्राइमरी सोर्स था प्रोटीन के लिए, ठीक है। अब ये बच्चा सबसे खत्म हो चुका है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी ये जो डिसऑर्डर है बिलो 1 ईयर वाले बच्चों को अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा। डिजीज का नाम है मर गया बच्चा, बिल्कुल मरने वाली हालत हो गई है, इसको बोलते हैं मरासमस। मरासमस, ठीक है। मरासमस के सिम्टम्स दिख रहे हैं तुम लोग को यहां पे। एक्सट्रीमली थिन बॉडी, नो फैट ऑन बॉडी, रिब्स निकली हुई है बेचारे की, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, ग्रो नहीं कर रहा है बेचारा बच्चा। इतना ज्यादा इसमें लैग आ जाएगा बच्चे में, इतना ज्यादा ये बेचारा पिछड़ जाएगा कि इसका स्टंटेड ग्रोथ तो हो ही जाएगी, रुक गया, ग्रो नहीं कर रहा है, ना फिजिकली ग्रो कर रहा है, मेंटली भी ग्रो करना बंद कर सकता है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है ग्रो करने के लिए। और कभी कभी इसके इफेक्ट्स जब आप खाना दे भी दोगे ना बच्चे को, उसके बाद भी ठीक नहीं होंगे, इतना डैमेज हो चुका है इस बच्चे को ऑलरेडी, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में डेथ हो जाएगी, ऑफ कोर्स ज्यादा भूखे रखोगे तो बच्चा मरेगा ही, ठीक है। क्या बातें करी है हमने अभी? नाम क्या है इसका? मरासमस। मर गया, बिल्कुल कतई मार दिया तुमने बच्चे को, ठीक है। सभी चीज की डेफिशिएंसी कर दो, प्रोटीन की भी कर दो, एनर्जी सोर्स की भी डेफिशिएंसी कर दो, कतई छोटे बच्चे पे अटैक करो, है ना, कि मतलब बेचारा अपने आप को डिफेंड भी ना कर पाए, सब चीजों की कमी कर दो, और 1 साल से एक छोटे बच्चे को कर दो, ठीक है, बिलो 1 ईयर, बिल्कुल कोई फैट नहीं रहेगा बॉडी में, हड्डियां निकल जाएंगी, मरासमस हो गया। इधर आओ, इसको बोलते हैं, इसमें क्या है, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। एनर्जी सोर्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, प्रोटीन सोर्स की डेफिशिएंसी होगी इस बच्चे में, तो ये फिर भी थोड़ी सी दयावान डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वाशियोरकर।
देखो बेटा, ये बेसिकली क्वाशियोरकर एक अफ्रीकन वर्ड है। इसका मतलब है द डिजीज ऑफ द डिपोज्ड चाइल्ड, वो बच्चा जिसे छोड़ दिया गया है ये उसकी डिजीज है। क्यों बोलते हैं डिजीज ऑफ द डिपोज्ड चाइल्ड? जनरली इसमें मदर, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है अभी, तभी मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। थोड़ा बड़ा मतलब ये 1 ईयर से ऊपर वाले एज ग्रुप का डिजीज है, मतलब ये अबव 1 ईयर का होगा बच्चा। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तभी मदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। अब मदर अपना मिल्क नहीं दे पा रही है उसको, तो मदर ने क्या किया, उसको चावल, दाल और ये सब, मतलब चावल और आटा खिलाना शुरू कर दिया। आटा तो क्या मतलब रोटी खिलाना शुरू कर दिया। तो उसको एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं हुई लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई। अब देखो, क्वाशियोरकर इससे बेटर है, मरासमस से बेटर है। इसमें सभी चीज की डिसऑर्डर थी, डेफिशिएंसी थी, इसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, ये 1 ईयर से छोटे बच्चों को अटैक कर रहा है, ये 1 ईयर से बड़े बच्चों को अटैक कर रहा है। तो ये फिर भी अच्छा है, मतलब अच्छा तो कुछ भी नहीं है बट उससे बेटर है। ठीक है, होता क्या है, इसके और इसके फिजिकल फीचर्स में मेन डिफरेंस है, इस बच्चे का पेट बाहर निकला हुआ होगा, इसकी हड्डियां नहीं दिख रही है, मतलब इसके बाजू वगैरह तो सब पतले हो गए, लेग्स पतली हो गई, पर पेट मोटा हो रखा है, एडीमा हो रखा है इसको। एडीमा क्या होता है? स्वेलिंग, सूजन। स्वेलिंग तो इतना सही वर्ड नहीं है। ओके, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं। देखो, कहीं पे भी जब एक्सेस ऑफ फ्लूइड्स जमा हो जाते हैं ना, किसी भी ऑर्गन में एक्सेस ऑफ फ्लूइड्स हो जाते हैं, और वहां पे अगर देखो, सूजन 2 प्रकार की होती है। अगर तो वहां पे रेडनेस हो जाए, जैसे मान लो मुझे मधुमक्खी काट जाए, तो वहां पे सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, पर वहां पे पेन भी होगा, वहां से हीट भी निकलेगी, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लेम हो गया एरिया। ठीक है, एक होती है जैसे प्रेग्नेंट औरतों के पैर सूज जाते हैं, उसमें से ऐसे रेड और वो हीट नहीं निकल रही होती, बस वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, उसको एडिमा कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ अ टिश्यू। ठीक है, ये होता क्यों है ये तुम अगले कुछ लेक्चर्स में समझ पाओगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मा को ब्लड वेसल्स में रखने के लिए। ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन होता है, आई होप तुम लोगों को ये बात पता है। ब्लड है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन है, उस ब्लड के प्रोटीन की वजह से ब्लड का प्लाज्मा कैपिलरी से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता, अंदर ही रहता है। ठीक है, ऐसे तो कैपिलरीज में से सारा ही पानी नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलता, थोड़ा सा निकलता है क्योंकि प्रोटीन उसको पकड़ के रखते हैं। तो जब प्रोटीन कम हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, तो ज्यादा पानी कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है और वहां पे सूजन, स्वेलिंग आ जाती है। अभी के लिए भी इतना जान लो। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे एडीमा कैसे हुआ मैम, इसको कोई नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, ये कब होता है? अबव 1 ईयर। ओ ओ ओ, मिट गया, ओ बच्चे का सिर भी मिट गया साथ में। ये बिलो 1 ईयर, इसमें सभी चीजों की डेफिशिएंसी, इसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इसमें रिब्स निकली हुई है, इसमें पॉट बेली है। इसका नाम मरासमस है, कतई मार दिया। इसका नाम क्वाशियोरकर है, द डिजीज ऑफ द डिपोज्ड चाइल्ड। इजी, नोट करो इसको, आगे चलते हैं फिर। नोट करो। चलो बच्चों चलें। अच्छा, और टाइम चाहिए। डन, चले आगे। अब देखो, पहले तुमने डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम कर लिया, जॉन्डिस जूंडिस कर लिया। अब तुमने पीईएम कर लिया कि भैया जब खाने पीने को सही नहीं मिल रहा। ऑर्डर्स तुम्हें इसलिए हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें विटामिन सही से नहीं मिल रहे हैं। तीन चीजें थी, शुरू करो। पहला,
डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, जॉन्डिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, इनडाइजेशन हो गया। दूसरा, प्रोटीन या एनर्जी नहीं मिल रही है, एनर्जी नहीं, सोर्स नहीं मिल रहा है या प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तीसरा, विटामिन नहीं मिल रहे हैं। अगर विटामिन नहीं मिल रहे हैं, उसकी डेफिशिएंसी से हमें कुछ डिजीजेस पढ़नी पड़ेंगी। नीट में नहीं आएगा लेकिन और एग्जाम्स में आ सकता है, पढ़ लेते हैं। चलो बस, आज हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, यही टॉपिक करेंगे आज हम। विटामिन्स का नाम पढ़ेंगे इसके बाद और उसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं। चलो, मैंने कहा था ना तुम्हें छोटी सी प्यारी सी क्लास है आज। चलो, होनहार बच्चे जो मेरी क्लास पहले लगा के आए हैं वो मुझे बताएंगे कि विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। और ज्यादा होनहार बच्चे जो बहुत ध्यान से पढ़ के आए थे क्लास में, उन्हें ये पता है कि फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं। बोलो। ए बी सी ऐसे करके होते हैं, विटामिन्स होते हैं। बी सी को साइड में रख दो, बाकी सब ऊपर डाल दो। ए बी सी डी ई के। आई होप यू रिमेंबर इट। अगर तुम्हें नहीं याद है, तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो, याद करो उसको। रुको, पानी पीने दो मुझे। फैट सॉल्युबल से शुरू करते हैं। सॉल्युबल, ए डी ई के। इनके फैंसी नाम याद करेंगे, फिर इनसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर ये नहीं मिलते, कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर वो याद करेंगे। फैंसी नाम, ए का रेटिनॉल, डी का, ये तुम्हें पता है, मैं पहले बता चुकी हूं। अच्छे बच्चे जो पहले लेक्चर्स लगा के आए उन्हें पता है, कैल्सिफेरॉल। ई का टोकोफेरॉल। के का, ये थोड़ा अजीब है, फिलोक्विनोन। गंदे लगे, कोई बात नहीं, लर्न करने पड़ेंगे। पी जाओ, ये जहर की घूंट पी जाओ, पीनी पड़ेगी। चलो, ए रेटिनॉल। देखो बेटा, विटामिन ए आगे जाकर जिंदगी में हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदी बन गई, मैं आई बनाना चाह रही थी, आई बॉल बनाना चाह रही थी। लाओ दोबारा बना दें। तो तुम पढ़ोगे कि आई बॉल के सबसे अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है एक, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पे तुम जो भी देखते हो उसकी फोटो बनती है, वही फोटो दिमाग में जाती है, तब पता चलता है क्या देख रहे हैं। दैट मीन्स रेटिना कैप्चर्स द इमेजेस। रेटिना का नाम रेटिना रेटिनॉल की वजह से है, क्योंकि विटामिन ए आगे कुछ कुछ जाके कुछ बनाता है, वो बाद में बताऊंगी क्या बनाता है, पर वो रेटिना में पाया जाता है। विटामिन ए का एक फॉर्म होता है, आगे विटामिन ए को कुछ चेंज करके आगे करते हैं, वो रेटिना में मिलता है बेटा। तो रेटिना देखने के काम आता है। दैट मीन्स अगर रेटिनॉल की कमी हो जाए तो तुम्हें देखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस ये नहीं है कि दिन में मुझे सब दिखता है और रात को मैं ऐसे हो जाता हूँ कि बाबा अंधे को लाठी दे दो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ब्लर्ड विजन हो जाती है रात को, प्रॉपरली नहीं दिख पाता। जैसे तुम एक फोटो खींचो एप्पल से, रात की बात कर रही हूँ, और एक फोटो खींचो कतई किसी घटिया फ़ोन से, 4000 रुपये वाले फ़ोन से, ठीक है, तो फोटो में जो डिफरेंस होगा ना, वो नाइट ब्लाइंडनेस है।
धुंधला दिखना रात को नाइट ब्लाइंडनेस है। एक और डिसऑर्डर इससे होता है, इसको बोलते हैं ज़ीरोप्थैल्मिया। लर्न करना पड़ेगा बच्चों, ये जहर की घूंट ये भी पीनी पड़ेगी। ज़ीरोप्थैल्मिया होता है ड्राइनेस हो जाती है आई की, टीयर प्रोडक्शन बंद हो जाती है। विटामिन ए की कमी से। डन। विटामिन ए, रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोप्थैल्मिया। विटामिन डी, अच्छा ये कौन बताएगा? अपने अपने दिमागों में आंसर दे दो, अपने आप से ईमानदार होके कि तुम्हें आता है कि नहीं आता, और नहीं आता तो चुपचाप जाके पिछली वीडियोस देखना, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, इसका नाम कैल्शियम से रिलेटेड है। क्यों? विटामिन डी से हम कहते हैं हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। विटामिन डी हड्डियों को स्ट्रांग नहीं करता। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है हमारे खाने से, और वो कैल्शियम हमारी हड्डियों में जाके हमारी हड्डियों को स्ट्रांग करता है, क्योंकि हड्डियां बनी ही कैल्शियम से होती हैं, ठीक है। विटामिन डी इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, एंड दैट कैल्शियम गोज टू बोन्स एंड इट ऑफ कोर्स स्ट्रेंथन्स द बोन्स, राइट। इससे हड्डियों का डिसऑर्डर होगा अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी लिख देती हूँ बच्चों में, डेफिशिएंसीज बता रही हूँ मैं क्या होता है। इससे दो बीमारियां होती हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। ये बेबीज में होती है, ये एडल्ट्स में होती है दोनों सेम चीज। बोन्स कमजोर हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, थोड़ा सा बिगड़ोगे बोन टूट जाएगी, बोन बेंड भी हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है बोन, क्योंकि कैल्शियम नहीं है बोन के पास। अगर रिकेट्स है, अगर बेबीज में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, बेबीज तो खैर सही वर्ड नहीं है, चिल्ड्रन में हो रहा है तो रिकेट्स कहेंगे। अगर बड़ों में हो रहा है यही चीज तो ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। इसको याद कैसे करेंगे? गली मोहल्ले में क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, इसलिए रिकेट बच्चों में होता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया बचा। अब मलेशिया कौन जाता है? मलेशिया जाने के पैसे किसके पास है? बड़ों के पास पैसे हैं, बच्चे तो पैसे कमाते नहीं, तो ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है, याद कर लो। डन। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। सुनो, ई टोकोफेरॉल को फर्टिलिटी हार्मोन, आई एम सॉरी, फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं इसको। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, ठीक है। सो मैं बस यहां पे लिख रही हूं फर्टिलिटी हार्मोन, आई एम सॉरी, फिर से यहां नहीं, यहां लिख देती हूं। फर्टिलिटी विटामिन, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? बच्चे पैदा करने में नाकामयाबी को इनफर्टिलिटी कहते हैं बच्चों। डन। अगला, फिलोक्विनोन। अगर तुम लोगों को पता हो हमारे को कट लग गया है तो वो थोड़ी देर में खून निकलना बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं है यहां से खून टपक रहा है, मैं अगले दिन क्लास में आ रही हूँ फिर भी खून टपक रहा है, हाँ बच्चों कैसे हो, ये यहाँ से निकल रहा है, मैं खाना खा रही हूँ फिर भी खून टपक रहा है, ऐसा नहीं होता है। ब्लीडिंग स्टॉप्स एट अ टाइम, अराउंड 7 मिनट्स में कोई भी छोटा कट ब्लीड होना बंद हो जाता है, उसके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में जो ब्लीडिंग बंद कराने में हेल्प करते हैं। वो प्रोटीन्स लिवर बनाता है, उनको बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। कौन बनाता है? लिवर। लिवर के फंक्शन में मैंने तुम्हें कराया नहीं था, लिवर के फंक्शन में ये चीज ऐड कर लेना, इट फॉर्म्स क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाने की औकात लिवर की तभी होती है जब उसके पास विटामिन के होता है। अगर विटामिन के नहीं है तो प्रॉपरली ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं बनेंगे और तुम्हारी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होएगी। तो इसकी डेफिशिएंसी में क्या होगा? फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग।
पूरी बात नोट करना। लिवर दिख रहा है ये, बनाता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स विटामिन के की हेल्प से, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल हो पाती है। अगर वो ये प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होएगी, मतलब विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए कतई इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो बच्चों, फैट सॉल्युबल खत्म। डन 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 डन, चले बस। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या रे, बीसी। चलो चले बीसी पे। बी में तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बी एक अकेला विटामिन नहीं है, बी के बड़े सारे प्रकार हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स ले लो, क्योंकि विटामिन बी के बड़े सारे विटामिन बी होते हैं। लिखते जाओ, मजे आएंगे अभी तुम्हें जिंदगी के। रुको, B4 कुछ नहीं होता, 4 छोड़ देना। कहीं ले सोचो मैडम ने गलती कर दी है तो मैं 4 ऐड कर दूं, ऐसे ना करना बच्चों। ये नाम है इनके सुंदर वाले, लिखो लिखो, कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठो। लिखो लिखो, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात, लिख लो। चलो बुरा टॉपिक को जल्दी से शुरू करके जल्दी से खत्म करते हैं। चलो B1 थायामीन, थायामीन की स्पेलिंग चेक करो और इससे कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। ये थायामीन नहीं है, ये डीएनए का नाइट्रोजनस बेस है। डीएनए में मिलता है थाइमाइन, THY वाला। ये कौन सा है, THIA, जो लंबे वाली स्पेलिंग है THIA, ये इस B1 के पाउडर की है। THY वाली जो स्पेलिंग है ये डीएनए की है, याद रखना है। थायामीन की डेफिशिएंसी से, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये मैं नहीं बताऊंगी, इसे बेरी बेरी कॉज करता है, बस मजे करो। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो B1 थायामीन बेरी बेरी कॉज करता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। बेरी बेरी के सिम्टम्स जानने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो बी से बेरी, बी से विटामिन बी से बेरी। सबसे पहला बेरी बेरी होता है एक्चुअली क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, मसल पैरालिसिस हो जाती है, बहुत गंदा होता है, मर जाते हैं लोग, ठीक है, नहीं जानने की जरूरत, बस बेरी बेरी याद कर लो। डन। B2 राइबोफ्लेविन, इसको याद करने का तरीका ऐसे देखो, B2 राइम करता है रीटू से, मैं तो ऐसे याद करती थी। B2 राइम करता है रीटू से, रीटू कहां से शुरू होता है, R से, तो R से ही राइबोफ्लेविन शुरू होता है।
दैट मीन्स B2 या RI2 R से शुरू होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से चीलोसिस हो जाता है बच्चों। चीलोसिस क्या है? बंदे के लिप्स होते हैं ना, यहां से साइड साइड से फटने लगते हैं, फटने नहीं लगते, कटने लगते हैं एक्चुअली में, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है यहां से। तो मेरी शक्ल ध्यान से देख लो और इमेजिन करो मेरे लिप्स हैं और ये यहाँ से कटने शुरू हो गए हैं, ऐसे ऐसे। इमेजिन करो, ब्यूटीफुल इमेजिनेशन यू हैव, आई थिंक सो। इमेजिन करो, ये लो ब्लड भी ना है। सो RI2 से राइबोफ्लेविन चीलोसिस हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। डन, आगे चलो। B3 जितना ये नाइस बन रहा है ना, नायासिन नाइस बन रहा है ना, उतनी इसकी डेफिशिएंसी से गंदा डिसऑर्डर होता है पिलाग्रा। इट्स अ वेरी खतरनाक डिजीज। जितना नाइस ये था उतनी गंदी डिजीज करी है इसने अपनी डेफिशिएंसी पे। इसको बोलते हैं 3D डिसऑर्डर। पहला D डिमेंशिया हो जाता है, बंदा चीजें भूलना शुरू कर देता है। दूसरा D डायरिया हो जाता है। इमेजिन करो बंदे को डायरिया हो जाए और वो चीजें भूलना शुरू कर दे, वो यही भूल जाए कि डायरिया में वॉशरूम जाना होता है। सो सोचो उसका क्या होएगा। डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस। डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब, ये बात तुम लोगों को पता है, आइटिस मतलब स्वेलिंग। ट्रिपल D डिजीज होती है, डिमेंशिया, डायरिया, डेथ। अगर नायसिन नहीं दोगे बंदे को, B3 नहीं दोगे तो 4D बन जाएगा, डेथ भी हो जाएगी लास्ट में। खतरनाक डिजीज पेलाग्रा। B3 नायसिन से, 3D डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, अल्टीमेटली डेथ। डन, चलो आगे। पेंटोथेनिक, ये मजेदार है, ये बेचारे कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं याद करना है इनमें। इससे भी डर्माटाइटिस हो जाएगा, इससे भी डर्माटाइटिस हो जाएगा, इससे बेचारे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना। मतलब होगा ऑफ कोर्स, मसल वीकनिंग होगी, ये सब होगा, पर इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। करेंगे नहीं, नाम नहीं है तो हम करेंगे नहीं, आएगा ही नहीं, पेपर में नहीं आएगा। टेबल लिखो, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। डन डन डन, आई होप। चलो बच्चों, चलो क्लास खत्म होने वाली है, चलो 2-3 और रह गए, बात खत्म। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन। क्या बचा? B9, B12, B17 विटामिन C। B9 फॉलिक एसिड, A' का मतलब एसिड। B12 मजेदार है, पहले पढ़ा हुआ है तुमने इसका। वैसे तो नाम साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन, लेकिन इसको कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। याद करो जरा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ प्यारे बच्चों, समझदार बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों। कहां पढ़ा है कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर? याद आया? स्टमक में पेराइटल सेल्स एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन B12 को हेल्प करता है, स्टमक में बना हुआ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, वही विटामिन B12 है। ये कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर नाम है इसका। अच्छे वाला नाम है इसका साइनोकोबालामीन,
ठीक है। B12 का B17 का नाम है लेट्राइल। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। खत्म 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 क्लास बच्चों, चलो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देती हूँ। B9 और B12 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। इससे एक प्रकार का, देखो ये दोनों बेसिकली आरबीसी की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, एनीमिया हो सकता है, एनीमिया होता है दोनों से। इसके एनीमिया को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इसको बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताती हूं तुम्हें, इन दोनों को याद करने का तरीका मैं कभी नहीं ढूंढ पाई कि मेगालोब्लास्टिक किस में होता है, परनीशियस किस में होता है। दोनों ऊपर नीचे लिख देती हूँ मैं, बहुत बार लिखती हूँ, आज नहीं लिखा है, बहुत बार लिखती हूँ। तो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे तरीका बताना कि B9 से मेगालोब्लास्टिक होता है और B12 से परनीशियस होता है। इसको याद करने के तरीके जरा मुझे नीचे लिख देना, ताकि मेरी टीचिंग इंप्रूव हो सके। तुम समझ रहे हो, और तुम्हारा भी भला हो जाएगा और बच्चों का भी भला हो जाएगा जो पढ़ेंगे। ये याद करने है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। लेट्राइल एंटी कैंसर होता है, एंटी कैंसर होता है, तो इसको नहीं लोगे तो कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब मैं यहां तो ये तो नहीं लिखूंगी कि कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, बस मैं यहां पे लिख रही हूं एंटी कैंसर, बस। खाओगे तो कैंसर से बचे रहोगे, यहां पे कुछ नहीं लिख रही। विटामिन सी, ये छोटी क्लासेस में तुम पढ़ चुके हो। सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी। Vitamin C is very important for your teeth, for your gums, for your connective tissue. So अगर आप विटामिन सी नहीं खा रहे हैं तो आपके दांतों से खून निकलने लगेगा, ठीक है, गम्स ढीले हो जाएंगे, टूथ गिर सकते हैं। इस डिजीज को स्कर्वी कहते हैं। तो इजी है, सी स्कर्वी, सी स्कर्वी, सी स्कर्वी, स्कर्वी सी। नोट करो बेटा इसको। खत्म खत्म खत्म, क्लास खत्म। एक बात मुझे बतानी है, दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो रह गए, ये नोट करो, फिर बताऊंगी। डन प्यारे बच्चों, डन। विटामिन्स तो हो गए खत्म, लाओ इसे काट दूं, कुछ नहीं हुआ, ऐसी की तैसी। लो विटामिन्स खत्म। सम इंपॉर्टेंट सेल्स जो मैं बताना चाहिए था नहीं बताए, अब बता रही हूं। नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं उनके ऊपर, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती उनको। 3-4 सेल्स हैं, खत्म करते हैं उसके बाद क्लास। पहला सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ, कौन से ग्लैंड्स मिलते हैं वहां पे? क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोइन मिलता है ना, ब्रूनर्स ग्लैंड मिलता है, उसके साथ कुछ सेल्स मिलते हैं और जो 2 सेल में बताना भूल गई थी, पैनेथ सेल, आर्जेंटाफिन सेल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। पैनेथ सेल, पैना पैना लग रहा है, पैना मतलब तीखा, तीखा सा एंजाइम रिलीज करता है एक, जो सलाइवरी अमाइलेज में भी मिलता है। कोई बैक्टीरिया बच बचा के इंटेस्टाइन तक आ गया तो उसका ये सफाया कर देगा। पैनेथ, पैने से। आर्जेंटाफिन सेल्स
सारे एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ गट को कहते हैं। एस सेल्स, के सेल्स, सीसीके सेल्स, सबको मिला के अर्जेंटाफिन। एक्चुअली अर्जेंटाफिन एक डाई होती है बेटा, तो जब आप इन सेल्स को स्टेन करते हो तो इस डाई से स्टेन हो जाता है वो, इसलिए उनको अर्जेंटाफिन सेल्स कहते हैं। डन। कुप्फर सेल्स, स्पेलिंग CUPFFER या CUPPFFER होना चाहिए। इसका स्पेलिंग चेक करना बेटा, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए CUPFFER, कुप्फर सेल्स। चलो अभी लीवर में चल पड़े। लीवर के लोब्यूल में पहुंच जाओ। थोड़ा बड़ा बना लेती हूं, लीवर का लोब्यूल यहां बना लेती हूं। लीवर के लोब्यूल में पहुंच जाओ। अब पहुंच जाओ साइनोसाइड में। ऐसा कुछ होता है? जिन होनहार बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं लगाई हैं, पिछली वीडियोस पे जाओ, देखो जरा साइनोसॉइड क्या होता है। इनमें ब्लड भरा होता है बेटा, इनमें ब्लड भरा होता है। इन ब्लड में, अच्छा, लिवर में ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आ रहा है, पोर्टल सिस्टम से, स्प्लीन से भी आ रहा है, और किससे आ रहा था? पैंक्रियास से भी आ रहा है। तो स्प्लीन से कुछ कुछ डेड आरबीसीज लिवर में पहुंच जाते हैं। उनको निकालने के लिए, डेड आरबीसीज को निकालने के लिए इन साइनोसॉइड्स में कुछ स्पेशल सेल्स पड़े होते हैं। फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं ये, साइनोसॉइड्स में ही पड़े होते हैं। इनको कुप्फर सेल्स बोलते हैं। दे आर फैगोसाइटोटिक इन नेचर। एक्चुअली इनका ओरिजिन कहां से है? ब्लड में मोनोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइट्स। कोई बात नहीं पता तो पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। मोनोसाइट्स नाम के एक WBC होता है, वो फैगोसाइटोटिक होता है। ये मोनोसाइट कभी कभी कुछ टिश्यूज में जाके बैठ जाता है और वहीं पे उसी टिश्यू की रखवाली करने लगता है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया, यहाँ पे कोई गंदा सेल आ गया, फॉरेन सेल आ गया, तो छोड़ूंगी नहीं, मां कसम खा जाऊंगी। ठीक है। लिवर में बैठे हुए मोनोसाइट्स जो कि साइनोसॉइड्स में छुपे हुए हैं, ब्लड को क्लीन करने के लिए, उन्हें कुप्फर सेल्स कहते हैं। कप्फर बोल लो, ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में वो है तो मुझे जो मर्जी बोल लो, कप्फर कुप्फर जो मर्जी बोलो। 3 सेल्स पढ़ाए हैं, पेनेच्ड, अर्जेंटाफिन, कप्फर सेल्स। डन। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय। आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम अगली क्लास में। तैयार होके आना, मेंटली प्रिपेयर होके आना। NCERT पढ़ाओगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है, मजे ही आ जाएंगे मुझे पढ़ाने में। ठीक है, चलो मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन लोगे, ऋतु लाइव कोड यूज जरूर करना। बाय बाय। आई विल सी यू। थैंक यू।